आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। इसमें क्या क्या दिया गया है जल्दी से समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि शिक्षण में रटने की प्रणाली को खत्म कर, यानी जो रटने की प्रणाली, जो हम लोग को रट्टा मारा जाता था, उस प्रणाली को खत्म कर बाहरी जीवन से जोड़ने, जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं उनसे उनको एग्जाम्पल बना के हमें इसको सिखाना है, डेली लाइफ से जोड़ के सिखाना है। पाठ्यचर्या को बाल केंद्रित बनाने, यानी जो पाठ्यचर्या उनकी होनी चाहिए उसमें बच्चा केंद्र में होना चाहिए। हमें हर चीज़ बच्चे के हिसाब से रखनी है ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो यानी शिक्षा जो पाठ्यचर्या है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। अब ऐसी शिक्षा का क्या मतलब, जिसमें सेंटर में बुक्स या सेंटर में टीचर हो, क्योंकि सिखाना हमें बच्चे को है। तो हर वो सुविधा हमें प्रदान करनी है जिससे बच्चे को आसानी हो सके लर्निंग में। तो बाल केंद्रित बनाने और परीक्षा को लचीला बनाना है पर जोर देता है। यह शिक्षा को बिना बोझ के, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, शिक्षा बिना बोझ के, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। उसके अलावा शिक्षा को समावेशी बनाना है, यानी सभी प्रकार के बच्चों को, हमें सभी प्रकार के बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखना है और एक साथ उनको शिक्षा देना है। बच्चों के सर्वांगीण विकास का समर्थन करना, यानी हमें शिक्षा ऐसे देनी है जो सिर्फ क्लास में बुक का रट्टाफिकेशन ना हो, बुक सिर्फ रटे नहीं बैठ के। उनकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो, यानी उनका मानसिक भी हो, उनका शारीरिक भी हो, उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, तो उनका हर तरीके से विकास हो। और सिर्फ जो शिक्षा हम दें वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना रहे, बल्कि उसका बाहरी लाइफ में भी वो यूज़ कर सकें। अब आते हैं एनसीएफ 2005 के मुख्य तथ्य जो कि टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो स्कूल के बाहरी जीवन से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। सिर्फ ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए जो क्लास में हो और उसके बाद खत्म हो जाए। बच्चे का ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो उसको क्लास से बाहर उसके आम जीवन में भी काम है। रटने की पद्धति को समाप्त करना और पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा से बाहर निकलकर समग्र विकास की ओर ध्यान देना। दूसरा पॉइंट है इसका, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी सेंटर में बच्चा होना चाहिए। बच्चों के हितों, अनुभवों, ज़रूरतों को ध्यान में रख के हमें शिक्षा देनी है। अगर किसी बच्चे को कम दिखाई दे रहा है तो हमें उसकी ज़रूरत का ध्यान रखना है। हमें ऐसे विजुअल एड्स का यूज़ करना है, ऐसे टूल्स का यूज़ करना है जिससे बच्चे को आसानी से दिखाया जा सके। अगर किसी बच्चे को कम सुनाई दे रहा है तो हमें अपने पास ऐसे एड्स लाने हैं जिससे उसको हेल्प हो सके। हमें बच्चे को प्रॉब्लम नहीं मानना है, बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी है और हमें उसका सोल्यूशन देके बच्चे को शिक्षा देनी है। फिर है शिक्षक की क्या भूमिका है? तो शिक्षक एक ज्ञान देने वाला नहीं है जो क्लास में जाएगा और अपना जो ज्ञान का भंडार है वो बच्चों को देने लगेगा। तो शिक्षक जो है वो ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि एक सुविधादाता है। यानी वो बच्चे को खुद मोटिवेट करेगा चीज़ें सीखने के लिए, करने के लिए, क्योंकि अगर बच्चे करके सीखेंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे। और जहाँ पे भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे टीचर एक सुविधादाता है, वहाँ पे वो बच्चों की हेल्प करेगा ताकि वो अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सके, या फिर एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा जो बच्चे को गाइड करेगा। बताती है भाषा की, तो जो उसकी बच्ची जो शिक्षा होगी मातृभाषा में दी जाएगी। उसके अलावा त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जाएगा। अब त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? तो एनसीएफ 2005 में इसे इस प्रकार लागू करने का सुझाव दिया गया। किस प्रकार? जो फर्स्ट भाषा होगी वह अनिवार्य रूप से बच्चे की मातृभाषा होगी। यानी जो बच्चा स्कूल में सीखने के लिए जाएगा, स्पेशली क्लास 5 तक की या क्लास 8 तक की भी, तो क्या होगी, उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी, जो पहली उसकी शिक्षा होगी, वो उसकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में होगी। जो भी भाषा बच्चा बोलता है उसकी जो मदर टंग है उसमें होगी या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम यही भाषा होनी चाहिए। यानी क्लास 5 तक की प्राथमिक स्तर होता है, या कहीं कहीं पर 6 to 8 भी माना जाता है कि दी जा सकती है। तो प्राथमिक स्तर पर हमें जो है शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, ताकि जो भी बच्चा पहले से अपनी भाषा लेके आया है, अगर वो नई भाषा में हम सिखाएंगे वो समझ ही नहीं पाएगा और उसकी जो सीखने में रुचि है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए उसकी जो शिक्षा प्रारंभिक देनी है हमें वो मातृभाषा में ही देनी है। फिर सेकेंड लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? तो सेकेंड लैंग्वेज जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य में हिंदी तो उनको ऑलरेडी आती है, उनकी मातृभाषा होगी, तो उनकी सेकेंड लैंग्वेज कोई दूसरी भाषा हो जाएगी। दूसरी भाषा में अंग्रेज़ी हो सकती है या कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उनमें से कोई दूसरी भाषा हो सकती है। या फिर और जो गैर हिंदी वाले राज्य हैं तो उनकी पहली भाषा मातृभाषा हो गई और उनकी दूसरी भाषा हिंदी हो सकती है क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है, या फिर अगर वो इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो उनकी इंग्लिश भी हो सकती है। अब आते हैं तृतीय भाषा कौन सी हो जाएगी? तो हिंदी भाषी राज्यों में यहाँ अंग्रेज़ी या कोई ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जैसे दक्षिण भारतीय भाषा जो दूसरी भाषा के रूप में ना चुनी गई हो। तृतीय भाषा क्या हो सकती है? हिंदी भाषी राज्यों में कोई ऐसी भाषा जो उनको नहीं आती है, जैसे दक्षिण भारत की भाषा हिंदी भाषी राज्यों को नहीं आती है। ठीक है, और या फिर कोई ऐसी भाषा हो सकती है जो कि दूसरी भाषा के रूप में नहीं चुनी गई है। अगर उन्होंने इंग्लिश को ऑलरेडी चूज़ कर लिया है हिंदी भाषी राज्य, तो अब उनको तीसरी भाषा कोई और चूज़ करनी चाहिए। और उसी तरीके से गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं यहाँ अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा, क्योंकि इनकी फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग हो गई, सेकेंड लैंग्वेज मान लिया उनकी हिंदी होगी, तो थर्ड लैंग्वेज में वो अंग्रेजी या फिर किसी और भी भारतीय भाषा को चूज़ कर सकते हैं जो कि उनकी दूसरी भाषा में ना रही हो। फिर आ जाते हैं एनसीएफ 2005 की कुछ और जो प्रमुख बातें हैं भाषा से रिलेटेड। तो बहुभाषिकता एक संसाधन है, यानी जो बहुभाषिकता है, यानी बच्चा अदर एरिया से आ रहा है और अलग अलग भाषाएं जानता है, तो बहुभाषिकता को हमें एक प्रॉब्लम नहीं मानना है, हमें एक संसाधन मानना है। ठीक है, एनसीएफ 2005 मानता है कि एक से अधिक भाषाएं जानने से बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता यानी सोचने की शक्ति और सामाजिक सहिष्णुता बढ़ती है। यानी
एक दूसरे को जानेंगे, सीखेंगे, तो उनसे उनमें क्या होगा, सामाजिक जो सहिष्णुता है वो बढ़ेगी। फिर आता है जो एनसीएफ 2005 मातृभाषा पर बहुत जोर देता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा को सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है। अंग्रेजी का स्थान क्या है, तो एनसीएफ 2005 में अंग्रेजी को एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे अन्य भारतीय भाषाओं के साथ में सीखने की वकालत करता है। ठीक है, अब मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, तो परीक्षा में लचीलापन, निरंतर व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, न कि केवल परीक्षा के अंकों पर। यानी हमें मूल्यांकन कैसे करना है, तो हमें निरंतर यानी लगातार और बड़े लेवल पर हमें मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का मतलब होता है एवोल्यूशन, यानी बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, तो उसका मूल्यांकन करना। परीक्षा में लचीलापन और निरंतर व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, न कि केवल परीक्षा के अंकों पर। अब मूल्यांकन में क्या हो जाएगा, इसमें CCE एक शब्द दिया गया है ऊपर। अब भाई देख लेते हैं CCE का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत का मतलब होता है लगातार, व्यापक का मतलब होता है बहुत सारे पक्षों का, यानी हम बोल सकते हैं 360 डिग्री मूल्यांकन। तो यह एक ऐसी प्रणाली है जो रटने की बजाय छात्रों के संपूर्ण विकास, शैक्षणिक हो गया, गैर शैक्षणिक हो गया, का पूरे साल नियमित आकलन, यानी टाइम पे करते रहना। इसके प्रमुख जो पहलू हैं कौन कौन से हैं, सतत यानी कंटिन्यूस, या पूरे वर्ष लगातार समय समय पर होता है, न कि केवल वर्ष के अंत में। व्यापक या छात्र के केवल किताबी ज्ञान का नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं, जैसे खेल हो गया, कला हो गया, व्यवहार हो गया, कौशल हो गया, इन सब का मूल्यांकन करता है। अब इनके जो एवोल्यूशन है, इसका उद्देश्य क्या है, तो छात्रों की सीखने की गति, कि वो किस गति से सीख रहे हैं, उनकी कमजोरी कौन कौन सी है। अगर हमें साल के अंत में कमजोरी का पता चलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें शुरुआत में ये पता चल जाता है तो हम उस पर काम कर सकते हैं। तो उनकी कमजोरी, उनकी रुचि किस में है, जिसमें बच्चा अच्छा कर रहा है उसमें उसकी ज़्यादा रुचि, उनको रुचियों को जान सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या होगी इसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो कक्षा में गतिविधियाँ की जाती हैं उनका असेसमेंट, और समेटिव असेसमेंट होता है जो परीक्षाएँ होती हैं, उनको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इन दोनों वर्ड्स पे भी आपको थोड़ा फोकस रखना है, सीटेट में पूछे जा सकते हैं कि समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो CCE का उद्देश्य अंकों के बजाय छात्रों का निरंतर विकास और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। अब आ जाते हैं समावेशी शिक्षा बताई जाती है NCF 2005 में। इसका क्या मतलब है, तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, क्षमता की परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए समान अवसर हैं। यानी गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, या पढ़े लिखे समाज से हो या नहीं हो, हमें जो है एज अ टीचर उसके लिए सभी समान अवसर को उपलब्ध करवाना है। आनंदमय सीखना, यानी जब हम बच्चे को आनंद लेके सिखाएंगे, बच्चा आनंद में सीखेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकेगा। तो अधिगम को सुखद बनाना, यानी हमें कुछ ऐसे टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, जैसे खेल खेल में पढ़ाना। इससे क्या होगा, बच्चा और अधिक अच्छे से सीखेगा। तो खेल खेल में पढ़ाना है, सक्रिय होना चाहिए, यानी टीचर एक्टिव होना चाहिए, खेल खेल में एक्टिव होकर सिखाए। और अनुभव आधारित, यानी प्रैक्टिकली सिखाना चाहिए। वो खुद जब प्रैक्टिकली सीखेंगे, जैसे हम लैब में जाके, केमिस्ट्री लैब में जाके जब खुद प्रैक्टिकल करते थे तो कितना मन लगता था, उसी तरीके से तो प्रैक्टिकली सिखाना है उनको। अब मूल्य क्या हो गया, तो उन्हें लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं, लोकतांत्रिक, समानता और न्याय जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये हमारे अच्छे मूल्य हैं, तो हमें बच्चों के लिए सिखाना ही है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए बच्चों का, जैसे खेल हो गया, योग हो गया, शारीरिक गतिविधियाँ हो गई, ताकि हमारा जो बच्चा है अगर वो एक्टिव नहीं रहेगा तो उसका असर उसके दिमाग में भी पड़ेगा। तो हमें उसका दिमाग का भी इमोशनली भी वो हैप्पी रहना चाहिए, ताकि उसकी पढ़ाई पर पॉजिटिव असर रहे। शिक्षक के लिए मुख्य निर्देश भी कुछ दिए गए हैं। इसमें वो क्या क्या है, कक्षा का माहौल, तो शिक्षक को चाहिए कि जैसे वो बिल्कुल स्टिक लेके एक स्ट्रिक्ट माहौल बना देगा तो बच्चा वहाँ से डरेगा। तो माहौल भय मुक्त होना चाहिए, यानी डर का माहौल नहीं होना चाहिए। बच्चे को सेफ फील होना चाहिए, वो डरा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। सक्रिय भागीदारी, बच्चों को प्रश्न पूछने और खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना है, यानी बच्चों को सक्रिय बनाना है। अब डर का माहौल नहीं रहेगा, सेफ माहौल रहेगा, उसके साथ साथ बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए और खोज करने के लिए क्या करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। और महिलाओं के प्रति आदर, यानी जेंडर समानता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, यानी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ रहना और रिस्पेक्ट के साथ साथ रहना, हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना है। उसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि NCF अब तक 4 बार आ चुका है। ठीक है, NCF अब तक 4 बार आ चुका है। कब आया है, तो फर्स्ट टाइम आया था 1975 में। ठीक है, सेकेंड टाइम आया था 1988 में, थर्ड टाइम आया था 2000 में, फोर्थ टाइम आया था 2005 में। एक बात और है, जो NCF है वो रविंद्रनाथ टैगोर की सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस नाम की जो बुक थी उनकी लाइन से स्टार्ट होता है।